अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मायदा खान एंड आई एम चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे पेरेंट्स को गाइड करना चाहती हूँ वो ये टॉपिक है कि क्या आपका ऑटिस्टिक बच्चा किसी और डिसऑर्डर के साथ भी है। ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं गाइड करेगा, कोई नहीं बताएगा। इवन आपके कई दफ़ा प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता कि जिस बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो किसी और डिसऑर्डर के साथ तो नहीं है। कौन कौन से डिसऑर्डर कोमॉर्बिड करते हैं ऑटिज़म के साथ। कोमॉर्बिड का मतलब है कि एक बंदा डायबिटीज़ फेस कर रहा है, उसके साथ साथ उसको बीपी के भी मसले हैं, कोमॉर्बिड हो रहा है। डायबिटीज़ का मसला है, इसके साथ साथ उसको हार्ट के इश्यूज़ भी हैं, ये कोमॉर्बिडिटी होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऑटिज़म के साथ, क्योंकि मैं लास्ट 8 ईयर से ऑटिज़म, एडीएचडी, सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद देखा है कि उनके साथ मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। कुछ बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ के आईक्यू के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ना आपको आपका सेंटर गाइड करेगा, ना आपकी असेसमेंट रिपोर्ट में वो चीज़ मेंशन हुई हुई होती है। बस लिखा होता है ऑटिज़म लेवल 1, ऑटिज़म लेवल 2, ऑटिज़म माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू स्वेयर। ये नहीं बताया जाता कि इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं। जब वो इश्यूज़ ट्रीट नहीं हो रहे होते और हम सिर्फ ऑटिज़म पे फोकस कर रहे होते हैं तो चीज़ें तब भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। अब वो चीज़ें हैं क्या? देखें, 2 तरह की टाइप्स हैं। एक होती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं आप, और दूसरा होता है मेडिकल कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस बच्चों में ऑटिज़म में कॉमनली देखी जाती है। अब मेडिकल कंडीशंस में हम सबसे पहले बात कर लें तो इनमें सबसे कॉमनली देखा जाता है स्लीप प्रॉब्लम। बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, पेरेंट्स को आइडिया होता है, उनको सिर्फ यही लग रहा होता है कि स्लीप इश्यूज़ हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है। मेरा बच्चा पूरा पूरा दिन नहीं सो रहा, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो रहा है और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि उसका फोकस भी अच्छा हो जाए, जो कि नहीं पॉसिबल। और मैं उसकी थेरेपी प्रॉपर करवा रही हूँ ऑटिज़म की, बट स्टिल एबीए भी वर्क नहीं कर रही, ग्रुप सेशन भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, बट नहीं वर्क हो रहा, क्योंकि उसकी स्लीप पे भी काम नहीं हो रहा। उसकी स्लीप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पे काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा कॉमनली देखा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। बच्चे या तो कुछ नहीं खाएंगे या बहुत कुछ खाएंगे। ओबेसिटी बहुत कॉमनली देखी जाती है कि कुछ बच्चे ऑटिज़म में बहुत हेल्दी होते हैं कि उनको उठाना बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नीचे लेट जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनको उठाकर बिठाना, और वो फिर लेट जाते हैं क्योंकि उनको उनका एस्केप लाइन मिला होता है, उन्हें पता होता है कि हम ईज़िली उठाए नहीं जाएँगे। फिर पिका डिसऑर्डर बहुत कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे हर वो चीज़ खा रहे हैं जो खाने वाली नहीं है, और इसकी मेनली इश्यू होता है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत सारे बच्चों को होती है, जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ये मेडिकल कंडीशन होती है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन देखा जाता है बच्चों में ऑटिज़म के साथ, गैस्ट्रिक इश्यूज़। गैस्ट्रोटेस्टोनियल के इश्यूज़ में मोस्टली वॉमिटिंग, जिसको रिफ्लक्स के इश्यूज़ कह लेंगे, या उनको डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, या उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है। अब पेरेंट्स को ये भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि मेरा बच्चा जिस टाइम क्रैंकी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बात नहीं सुन रहा, फॉलो नहीं कर पा रहा, जो चीज़ फॉलो करना जानता है, सीख चुका है, वो भी फॉलो नहीं कर पा रहा। उनको ये आइडिया होता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वो उन दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते कि वो इस टाइम इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उसके स्टमक में पेन हो रही है, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है। वो उस पेन की वजह से, उस इरिटेशन की वजह से चीज़ों को नॉर्मली नहीं कर पा रहा। अब पेरेंट्स समटाइम्स ट्रीट करते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज़ को, समटाइम इग्नोर कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये ट्रीटमेंट साथ साथ लेकर चलना होता है। इसके अलावा जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं बच्चों में, जैसा डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल पाल्सी या इस टाइप की चीज़ें, जो कि बच्चों में ऑटिज़म के साथ भी होती हैं। बच्चे डाउन सिंड्रोम है, वाइफ फीचर, तो पेरेंट्स को पता है कि डाउन सिंड्रोम है, इट्स ओके, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो 1.5 2 साल 3 साल का होता है तो पता चलता है, था ये तो नेम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये तो आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन नहीं रख रहा, अपने जोन में ज़्यादा रहता है, अपनी चीज़ों में ज़्यादा खेलता है, अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नहीं ये बात करता। तो डाउन सिंड्रोम भी कॉमनली देखा जाता है ऑटिज़म के साथ। अब हम अगर बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, तो उसमें सबसे कॉमन टाइप जो अब सब पेरेंट्स को पता भी है वो है एडीएचडी। एडीएचडी के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा, मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं और इकट्ठी भी हो सकती हैं ऑटिज़म के साथ। इसके अलावा होता है लर्निंग डिसऑर्डर्स, जो कि मेरे तकरीबन, मतलब राइट नाउ मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, और मेरे 12 स्टूडेंट्स में 4 को डिसलेक्सिया है, और पेरेंट्स को नहीं आइडिया क्योंकि उनको कभी गाइड ही नहीं किया गया। मैं फिर उन पेरेंट्स को ड्यूरिंग सेशन बिठाती हूँ, उनको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से उसको असेस कर रही हूँ, मुझे किस तरीके से पता चल रहा है। अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लर्निंग डिसऑर्डर्स की टाइप्स की हैं। मेनली 3 टाइप्स होती है लर्निंग डिसऑर्डर्स में, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और दूसरा होता है डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया में मेनली रीडिंग के इश्यूज़ होते हैं। बच्चे लेटर्स उल्टा देख रहे होते हैं, मिरर इमेज के इशू होते हैं, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, कई दफ़ा जूम आउट जूम इन हो रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ें ट्रिगर हो रही होती हैं। अब हमने बच्चे का फोकस अच्छा कर लिया, हर चीज़ अच्छी कर ली, उसकी कमांड फॉलोइंग अच्छी कर ली, अब हम चाहते हैं वो एकेडमिक्स में आए, पर वो एकेडमिक्स में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा।
पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं होता। इवन कई दफ़ा उसके अपने थेरेपिस्ट को भी पता नहीं होता कि उसको डिसलेक्सिया है, वो इसलिए रीडिंग राइटिंग और इन चीज़ों पे नहीं आ पा रहा। चाहे आप उससे लिखवा भी रहे हो तो स्टिल बच्चे ने उस लेटर को भी तो पढ़ना है ना, जो कि पी है, और वो उसको 9 देख रहा है। सेम ऐसे ही आप 7 लिखवा रहे हो, वो उसको उल्टा लिख रहा है। आप एस लिखवा रहे हो, वो उसको भी उल्टा देख रहा है। तो ये सब चीज़ों पे पहले काम होने वाला होता है। लेट भी हो जाए तो काम होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो टाइम फिर वेस्ट हो जाता है। हम उसको मैं इन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलती हूँ। अब इसके अलावा डिसकैल्कुलिया में मोस्टली मैथ्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। डिस्प्रैक्सिया में मोस्टली मूवमेंट कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें कई दफ़ा आपको बच्चा सीधा चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप बच्चे को सीधा चलाना चाह रहे हैं, आपने एक टेप लगाई है, बच्चा इधर को जा रहा है, बच्चा उधर को जा रहा है। अब वो चीज़ें आपने इग्नोर कर दी कि हाँ अभी वो जोन आउट हो जाता है, वो इधर को चला जाता है, आपने वो चीज़ें इग्नोर करते गए। उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। राइटिंग के साथ साथ जब आप उसको वाइट पेज पे लिखवाएंगे, कई दफ़ा ये चीज़ें हमें भी फेस करने को मिलती है और हम इस चीज़ को हम भी नहीं जानते होते। तो हम नीचे को आई जाएंगे लेकिन स्ट्रेट नहीं लिखा जा रहा। तो कोऑर्डिनेशन के मेनली इसमें इशू होते हैं, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट नहीं बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा अगर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, काफ़ी चीज़ें उसकी मैनेज हो गई हैं, तो और कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी में देखी जा सकती हैं? वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हर चीज़ क्लीन परफेक्ट, हर चीज़ वैसे चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे नज़र आएगा कि यहाँ पे क्लीनलीनेस इसको नज़र नहीं आ रही, इन चीज़ों में इसको परफेक्शन चाहिए। इसके अलावा बाइपोलर के इश्यूज़ बच्चों में देखे जाते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ तो मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा गैस्ट्रिक के इश्यूज़ भी एंग्जाइटी की वजह से ट्रिगर हो रहे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेज में शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी बच्चों में देखा जाता है। हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन्स और उन चीज़ों में बच्चे बाद में चले जाते हैं, जो कि पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता। उनको लगता है कि सेल्फ टॉक और ये सब चीज़ें, जबकि आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को भी ट्रीट करना होता है जिस चीज़ में बच्चा जाए। कई दफ़ा बच्चे इन सब चीज़ों के साथ नहीं भी होते, सिर्फ ADHD के साथ होते हैं। कई दफ़ा बच्चे सिर्फ ऑटिज़म के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। कई दफ़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं होते, ADHD नहीं होते, लेकिन उनको जो मिरर इमेज होती है उसका होता है। अब ये सब चीज़ें एक ऐसी है जिनका हर चीज़ का ट्रीटमेंट अलग है। अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो हर चीज़ पे वीडियो बहुत लंबी लंबी बनेगी। तो बेटर है कि आप जब भी असेसमेंट करवाते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें, अपने थेरेपिस्ट से पूछें, अपने साइकोलॉजिस्ट से पूछें कि क्या इसको कोई और मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट में एक कोई बैरियर आ जाता है, जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हाँ ये फ्लो अच्छा जाते जाते एकदम से रुक जाता है, समझ नहीं आता। और ये चीज़ें बच्चे के साथ काम ना करने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। अदरवाइज़ बड़ी सारी चीज़ें उसकी मैनेज हो जाती है, बड़ी सारी चीज़ें उसकी बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। बाहर के मुल्क में आपने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे देखे होंगे जो कि स्टेज पे खड़े होकर स्पीचेस दे रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये सब चीज़ें साथ साथ ट्रीट हो रही होती हैं, उनकी ये सब चीज़ों का आइडिया होता है। हमारा पाकिस्तान अभी पिछले 4 साल में ऑटिज़म और ADHD को ज़्यादा फेस कर रहा है, जिसकी वजह से अभी हमारी जो लोग भी हैं वो अभी इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जॉब की तरह करते हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं। जैसे मुझे पैशन है, मैं हर मल्टीपल डिसऑर्डर्स और इन चीज़ों में घुसना चाहती हूँ, स्पेशली न्यूरो डेवलपमेंटल में। तो अगर तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और स्टिल कोई मसला हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, मेरी टीम मुझे भेज देगी और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।